हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 29 जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और जो लिंक है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई हैं एंड अलोंग विथ you can like and share my channel to your friend circles so that they can also access these videos. And आपको भी पता है the importance of current affairs is very significant both for prelims point of view as well as mains point of view. And daily current affairs स्टडी करने से, अंडरस्टैंड करने से एक बेनिफिट तो ये होता है कि आपको इशू कनेक्ट करने में कहीं ना कहीं सहूलियत होती है। तो आप जब बड़े बड़े मैगजीन्स पढ़ोगे तो आपको पहले से इश्यूज पता होंगी एंड आराम से आप मैगजीन को गो थ्रू कर सकोगे, आपको मुश्किलें कम आएंगी। तो एक महीने का कंपाइलेशन पढ़ा जाए, इससे बढ़िया है कि थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेली बेसिस पे हो, सो दैट जो भी हम मैगजीन पढ़े जिस भी इंस्टीट्यूट का, उसको रीड करने में आसानी हो। एंड डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कनेक्टिंग द डॉट्स। इफ यू आर एबल टू connect the dots between the issues, then your preparation is going into the good direction. The foremost important thing for this preparation is you must know linking the topics. Either it is GS1, GS2, GS3, GS4, all are integrated and we must know how to integrate the topics with each other so that more and more dimensions will be covered into the answer writing. And also these dimensions and these issues definitely helps in changing the prelims as well. So friends, आज हम 6 articles discuss करेंगे. So without delaying, let's move to the first article, a scheme on enhancement of competitiveness in the Indian capital goods sector phase 2. अभी हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा नोटिफाई करी गई है। क्या है ये स्कीम, उसको जानने से पहले सबसे पहली बात हम कैपिटल गुड्स के बारे में जानेंगे। एंड इसको जानने से पहले सबसे पहली बात वी विल मूव टू द सिलेबस। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो देख सकते हो इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। आप हमें बताओ कैपिटल गुड्स का क्या मतलब होता है। यस, यू थॉट राइट। कैपिटल गुड्स की बात करें तो ये सर्टेन प्रोडक्ट्स होंगे, गुड्स होंगे जिसका इस्तेमाल दूसरे प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में किया जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो उसको आप एक डायग्राम से समझ सकते हो। ये मैंने डायग्राम इंटरनेट से निकाला है। यहाँ पर आप एक तरफ कंज्यूमर गुड्स देख रहे हो और दूसरी तरफ कैपिटल गुड्स देख रहे हो। तो ये जो आपकी मशीनरी है ना, चाहे कोई भी इंडस्ट्री में यूज हो रही हो, ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री हो, तो वहाँ पर जो मशीन्स यूज होती है या फिर बिल्डिंग जब बनाई जाती है तो बहुत सारे मशीन्स आपने देखे होंगे। बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, वहां पर जो मशीन्स यूज होती हैं उन्हीं को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, है ना। और इन सब मशीन के माध्यम से हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे जो बिल्डिंग टूल्स इस्तेमाल होते हैं उसकी मदद से हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, या फिर जो आपके ऑटोमोबाइल्स में जो कुछ भी मशीन्स यूज होते हैं उसकी मदद से हम ऑटोमोबाइल्स तैयार करते हैं। कंज्यूमर गुड्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो जो डायरेक्टली कंज्यूम किए जा सकते हैं कंज्यूमर के द्वारा, जैसे फूड, पैकेज फूड, ये सब आपके कंज्यूमर गुड्स होंगे। तो होप आप ये डिफरेंसेस बिटवीन द कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स समझ गए होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो आपका कैपिटल गुड्स है इसको उस नए प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता। कहने का मतलब इस एग्जांपल से आप समझिए, ये जो मशीन है और इस मशीन से जो भी प्रोडक्ट बनेंगी, जाहिर सी बात है वो नए प्रोडक्ट में इस मशीन का तो कोई अंश नहीं होगा। भले इस मशीन से वो तैयार हुई है लेकिन नए प्रोडक्ट में इस मशीन को तो इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, बिकॉज ये जो है आपका कैपिटल गुड्स है। एंड कैपिटल गुड्स असिस्ट करती हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट।
तो होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई होंगी। और एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया है, मशीन टूल्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, प्लांट इक्विपमेंट्स, ये सब आपके कैपिटल गुड्स में आते हैं। तो ये जो आपका स्कीम है इसको नोटिफाई की गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, जिसके तहत असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएंगी टू द कॉमन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंपली कैपिटल गुड्स को प्रमोट किया जाएगा अगर आम भाषा में बात करें तो। और ऑब्जेक्टिव क्या है फेज 2 का? इससे पहले फेज 1 लॉन्च की गई थी। फेज 2 के तहत बेसिकली जो फेज 1 पायलट स्कीम ने बेनिफिट क्रिएट किया है, इम्पैक्ट क्रिएट किया है कैपिटल गुड्स के क्षेत्र में, उस बेनिफिट को, उस इम्पैक्ट को एक्सपेंड करना एज वेल एज इनलार्ज करना, सो दैट ग्रेटर इम्पेटस दिया जा सके फॉर द क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड ग्लोबली कम्पिटिटिव कैपिटल गुड्स सेक्टर। तो आम भाषा में अगर कहें तो कैपिटल गुड्स सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम मौजूद है। और ये जो फेज 1 जिसकी बात मैंने आपको कही 2014 में नोटिफाई की गई थी, सो दैट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इन द फील्ड ऑफ कैपिटल गुड्स हो सके, इनकरेज किया जा सके, इसके लिए फेज 1 लॉन्च की गई थी। और फेज 2 उसी को इनलार्ज एंड एक्सपेंड करने के लिए भी लॉन्च की गई है। फेज 2 के तहत 6 कंपोनेंट्स है। कौन कौन से ये 6 कंपोनेंट्स है? तो पहली बात तो ये कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कि जिस भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना है, इनकरेज करना है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए। कैसे? टेक्नोलॉजी इनोवेशन पोर्टल के माध्यम से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, न्यू एडवांस सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किए जाएंगे, एज वेल एज जो एग्जिस्टिंग सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं उसको भी तंदुरुस्त किया जाएगा, यानी कि ऑगमेंटेशन की जाएंगी उसकी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, स्किलिंग को प्रमोट किया जाएगा, बिकॉज जब हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स सेक्टर की, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट मस्ट बी देयर इज योर स्किलिंग। तो स्किलिंग प्रमोट की जानी चाहिए, उसके प्रमोशन में भी ये काम करेगा। नेक्स्ट इज योर कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर्स सेटअप किए जाएं, एज वेल एज एग्जिस्टिंग कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर्स को बूस्ट किया जाए, ऑगमेंट किया जाए। और अलोंग विथ जो भी एग्जिस्टिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सेंटर्स है जो प्रोडक्ट्स को टेस्ट करती हैं, है ना, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन एंड ऑगमेंट किया जाए। अलोंग विथ इंडस्ट्री एक्सेलरेटर्स सेटअप किए जाएं फॉर द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार से मदर ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है। क्यों? बिकॉज ये जो आपके कैपिटल गुड्स हैं यही सब तो मैन्युफैक्चरिंग को मदद करती है। अदरवाइज अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए मशीनरी चाहिए। मशीनरी क्या है? आपका कैपिटल गुड्स है। अब ये मशीनरी ही नहीं रहेंगी तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होगी? दैट्स वाई इट इज मदर ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड इसका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है टू द नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अदरवाइज हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहने का मतलब ये है कि भाई साहब इंपोर्ट करो, इंपोर्ट बिल आएगी, अलोंग विथ प्रोडक्ट की क्वालिटी के कंसर्न्स हो सकते हैं। तो जब ये इंडिजीनियसली बनेंगी तो ये सब कंसर्न्स कहीं ना कहीं धाराशायी हो जाएंगी। और अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज कैपिटल गुड्स, तो आप देख सकते हो इंडिया की जो कैपिटल गुड्स सेक्टर है एटलीस्ट 12% कंट्रीब्यूट करती है टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आप समझ सकते हो ह्यूज कंट्रीब्यूशन, 12% कंट्रीब्यूशन to the manufacturing sector and approximately 1.4 million direct and 7 million indirect jobs ये प्रोवाइड करती है। तो जॉब्स तो क्रिएट करती हैं, साथ ही साथ हमारी जो कंट्रीब्यूशन है टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो तो करती हैं। अलॉन्ग विथ हमें कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता कैपिटल गुड्स के लिए। दैट्स वाई गवर्नमेंट प्रयास में है कि जो कैपिटल गुड्स की जो प्रेजेंस है वो इंडिया में बढ़ाई जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, इसके लिए ये सब स्कीम्स लाई जा रही हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस किया। दूसरा है आपका इंडिया बैड बैंक गेट्स रेगुलेटरी नोड। बार बार आप बैड बैंक, पारा बैंक के बारे में सुनते रहते होगे। क्या है ये बैड बैंक?
तो पहली बात तो ये जो बैड बैंक है ये एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसका बेसिक काम मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको पता है बैंक होते हैं, बैंक के पास एनपीएस होते हैं, नॉन प्रॉफिट एसेट्स। ठीक है, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, सॉरी। ठीक है, तो एनपीए का मतलब क्या हो गया आपका, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपको भी पता है कि ये वो लोन है जो डेप्टर ने चुकाई नहीं है विद इन द गिवन टाइम पीरियड, चाहे वो प्रिंसिपल हो या इंटरेस्ट हो, तो ये बाद में एनपीए बन जाते हैं। अब बैंकों को एनपीए कलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, चैलेंजिंग होता है, इसीलिए बहुत सारे एनपीए वाले इशू सॉल्व भी नहीं हो पाते। तो एक स्पेसिफिक एनबीएफसी, डेडिकेटेड एनबीएफसी होगा जिसको बैड बैंक या फिर पारा बैंक नाम दिया गया है। और ये बैड बैंक क्या करेगा कि एक म्यूचुअली एग्रीड प्राइस पर बैंक से नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अकाउंट खरीद लेंगे और बाद में उस अकाउंट की रिकवरी की जाएगी। जो भी अमाउंट है उसको रिकवर करने का प्रयास किया जाएगा फ्रॉम द बोरोवर। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक बैंक है, उसके पास 200 करोड़ का एनपीए अकाउंट है एक व्यक्ति का, लेट से, और बैंक ने बोला बैड बैंक से कि भाई साहब हमसे ये एनपीए नहीं निकल पा रही है, तो मैं इसे आपको 100 करोड़ में बेच देता हूं और आप इसको रिकवर करो। तो 100 करोड़ लेट से कि ये बैड बैंक ने बैंक को दे दिया, तो अब ये ड्यूटी बन गई बैड बैंक की कि वो एनपीए को बोरोवर से हासिल कर सके। तो लेट से कि 200 करोड़ का एनपीए था, तो जो बैड बैंक है इसने 130 करोड़ ही हासिल किए, तो क्या हुआ, कम से कम 30 करोड़ का तो प्रॉफिट हुआ ना ये बैड बैंक को। तो ये बेसिक कंसेप्ट है आपका बैड बैंक का, यही काम करेगा। म्यूचुअली एग्रीड प्राइस पर बैंकों से जो एनपीए है उसको हासिल करेगा और उसको फिर रिकवर करने का प्रयास करेगा फ्रॉम द बोरोवर या फिर फ्रॉम द एनपीए अकाउंट्स। तो ये सिंपल लॉजिक है और बहुत समय से ये नाम चल रहा था एनपीए बैड बैंक लाया जाए। तो अभी क्या हुआ है कि जो बैड बैंक है उसको रेगुलेटरी नोट मिल चुकी है। तो ये जो आपका प्रपोज्ड बैड बैंक है इसको जो भी परमिशन चाहिए थे, लाइक परमिशन फ्रॉम द आरबीआई, वो मिल चुके हैं एंड ये अपना ऑपरेशन शुरू कर देंगी। और शुरुआत में इसको 15 केसेस मिलेंगे, लगभग 50,000 करोड़ रुपये तक के अमाउंट के, और इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा केसेस को बाय 31 मार्च इन फेज़ 1। और सिलेबस की बात मैंने नहीं की, तो सबसे पहली बात तो सिलेबस देख लो, ये भी आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बैड बैंक है पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा 2021 के यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था। अगर आपने यूनियन बजट 2021 वाला सुना होगा तो आपको पता भी होगा कि बैड बैंक की बात आई थी। और बैड बैंक क्या है तो मैंने आपको बता दिया, एक प्रकार से कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर या फिर एनबीएफसी कह सकते हो, जो रिस्की एसेट हैं बैंकों के, है ना, वो बैड बैंक हासिल कर लेता है, खरीद लेता है बैंक से एट ए प्राइस विच इज डिटरमाइंड बाय द बैड बैंक इटसेल्फ। और अगर बैंक को सहमति हुआ तो उस प्राइस पे वो बेच देगा एंड अल्टीमेटली बाद में जो बैड बैंक है उसको रिकवर करने का प्रयास करेगा फ्रॉम द बोरोवर। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात जो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो न्यू स्ट्रक्चर है जो अप्रूव की गई है रेगुलेटर के द्वारा, बैड बैंक के अंतर्गत 2 कंपोनेंट आएंगे। एक तो आपका नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड NARCL, और दूसरा कंपोनेंट होगा आपका इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स। तो अगर हम बात करें नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो ये जो है एक्वायर करेगा, एग्रीगेट करेगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट को
पहली बात तो ये, यानी कि एनपीए को एक्वायर करेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये जो प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इसकी मेजर स्टेक होगी इस NARCL में। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो आपका नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है NARCL, ये बैंक को जो भी वैल्यू पर एग्रीमेंट हुआ है एनपीए की रिकवरी को लेकर, शुरुआत में 15% ही कैश में पे करेगा। यानी कि लेट से कि 100 करोड़ का एनपीए था तो ओनली 15 करोड़ जो है वो बैंक को दी जाएंगी बाय द बैड बैंक, और जो रिमेनिंग 85% है वो आपका सिक्योरिटी रिसिप्ट के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो दूसरा कंपोनेंट है वो है इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये बेसिकली डेब्ट रिजोल्यूशन प्रोसेस को हैंडल करेगा। और यहाँ पर आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की मेजॉरिटी स्टेक है। अब बात करते हैं बेनिफिट क्या है बैड बैंक की। तो पहली बात तो जो लेंडर्स है, लेट्स से बैंक्स, उनको बैड एसेट से छुटकारा मिलेगा, है ना। कैसे? क्योंकि अब ये जिम्मा किसके पास चला जाएगा? बैड बैंक के पास चला जाएगा। तो बैलेंस शीट जो बैंकों की है वो अच्छी हो जाएंगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है उनको और बेटर रैंक कर सकेंगे। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब जैसे फॉर एग्जांपल जो पैसे मिले बैंकों को, तो एक प्रकार से मान के चलो कैपिटल ही है, तो जो फंसे पड़े कैपिटल थे बैंकों के वो तो रिलीज हो गए, तो आराम से ये लैंडिंग जो है रीस्टार्ट कर सकती है। जो पैसे फंसे पड़े थे अब उसको लैंडिंग के रूप में दिया जा सकता है, तो अल्टीमेटली बैंक और ज़्यादा प्रॉफिट कर सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बेटर वैल्यू रियलाइजेशन होगा एनपीए का, क्योंकि दोनों म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू पर होंगी। तो ये हमने फ्रेंड्स सेकेंड आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी डिस्कशन की। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। ऑस्ट्रेलिया प्लेजेज $704 मिलियन टू सेव ग्रेट बैरियर रीफ। आपको ही पता है ग्रेट बैरियर रीफ आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर? उसके लिए मैप का दर्शन करते हैं। ये देख सकते हो, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप ध्यान दो, यहाँ पर है आपका कोरल रीफ, है ना। तो ये है आपका कोरल रीफ, और ये कहीं ना कहीं अभी खतरे में है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ओशियन टेम्परेचर राइजिंग। तो इसको सेफगार्ड करने के लिए, इसके अपने नेचुरल स्थिति में मेंटेन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने $704 मिलियन का अनाउंसमेंट किया है कि इतने रुपए खर्च किए जाएंगे टू सेव द ग्रेट बैरियर रीफ। तो सिलेबस के पहले अगर हम बात करें तो ये आपका कवर होगा कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन के अंतर्गत, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्टेप ली गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा फॉर प्रिवेंटिंग द वास्ट नेटवर्क ऑफ कोरल्स जो ऑस्ट्रेलिया में है फ्रॉम बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्योंकि नाम चल रहा था कि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में जो इसको नाम दर्ज है इसको हटा दिए जाएंगे। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए स्टेप लिया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और आपको पता है ये जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है, पहली बात तो कोरल्स को समझते तभी आपको ये इश्यू समझ में आएगी। कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स बेसिकली अंडर वाटर स्ट्रक्चर, जो आपके कोरल पॉलिप्स होते हैं, ये मेराइन ऑर्गेनिज्म है एक प्रकार से, और इनके पास कैल्शियम कार्बोनेट का कंटेंट होता है। अल्टीमेटली उसकी मदद से वो स्ट्रक्चर बनाते हैं अपना कोरल स्ट्रक्चर, और उस कोरल स्ट्रक्चर पर जो जूजेंथेली एल्गी है ना, वो अपना घर बसाती है और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है कोरल पॉलिप्स और जो आपका जूजेंथेली एल्गी है। और जो आपका एल्गी है जूजेंथेली, वो कलर प्रोवाइड करती है। दैट्स वाई आपको जो कोरल्स का कलर है वो काफी ज्यादा हरा भरा देखने को मिलता है। तो कलर इज ऑल बिकॉज ऑफ द एल्गी दैट इज जूजेंथेली, ठीक है। तो होप आपको ये कोरल का बेसिक पता चल गया होगा। तो कोरल रीफ्स आर लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ स्केलेटन्स ऑफ कॉलोनियल मैराइन इनवर्टिब्रेट्स
जिसको कोरल कहते हैं या कोरल पॉलिश भी कह लो। और 3 मेन प्रकार के कोरल रीफ होते हैं, फ्रिंजिंग है, बैरियर है, अटोल है। अटोल में बेसिकली आपका बीच में लगून होता है, ठीक है। तो होप आपको ये कोरल के डेफिनेशन पता चल गए होंगे। लेट्स मूव टू द इश्यू फर्स्ट। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है, कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 बार मास ब्लीचिंग इवेंट देखने को मिले हैं बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स, जो 2016 में आए हैं, 2017 में, 2020 में। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट कोरल्स पर कितना ज़्यादा निगेटिव हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारे जो अफेक्टेड कोरल्स है, बिकॉज हीट वेव्स आएंगी तो ये सब काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो कुछ भी अगर स्ट्रेस आएगा तो ये अपने आप को झेल नहीं पाती है। दैट्स वाई दे आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। एंड जब इन्हें स्ट्रेस फील होगा तो पहली बात तो ये ब्लीचिंग करेंगे। ब्लीचिंग का मतलब डीकलराइजेशन होता है, याद रखना। इट डज नॉट मीन द डेथ ऑफ द कोरल, इट मीन्स डीकलराइजेशन। डीकलराइजेशन कैसे होगा? तो जो कोरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इस पर जो जूजैंथेली एल्गी है, वो धीरे धीरे इसको छोड़ के जाने लगेंगे। क्यों? बिकॉज स्ट्रेस आ चुकी है, ओशियन टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो वो उस एनवायरनमेंट में नहीं सर्वाइव करेंगे, इसलिए ये इस स्पेस को छोड़ने लगते हैं। तो जब छोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने साथ कलर भी लेकर जाएंगे। तो दैट्स वाई कलर जो है वो जाने लगेगा। इसी को कहते हैं ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग अकर्स व्हेन हेल्दी कोरल्स बिकम स्ट्रेस्ड बाय द स्पाइक इन द ओशियन टेम्परेचर, जैसा कि मैंने आपको बात कहा, जिसके कारण जो एल्गी है वो जाने लगेंगी एंड जिसके कारण जो वाइब्रेंट कलर देखने को मिलते हैं वो भी जाने लगेगा, बिकॉज कलर इज गिवन बाय हुम? एल्गी। और ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो ये लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है इन द वर्ल्ड, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है इन द कोरल सी। नाम भी आप देख सकते हो इन्हीं के पर पड़ा है। और ये जो रीफ है आपका इतना बड़ा है कि इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है। एंड लगभग 3000 इंडिविजुअल रीफ से बने हुए हैं, 3000 ऐसे ऐसे करके, ये जो मैंने आपको मैप में दिखाया है, ठीक है, 3000 इंडिविजुअल रीफ से बनकर बने हैं। टूरिज्म के लिए कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है आप समझ सकते हो, ठीक है। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज एरिया डिक्लेयर किया गया था 1981 में, बिकॉज इसका काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सल वैल्यू रहा है। लेकिन चूंकि कोरल, ये जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है, ये अपने आप को सरवाइव करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यूनेस्को के तरफ से एक बार न्यूज़ भी आया था, आपने सुना भी होगा, कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से निकाला जा सकता है। तो दैट्स वाई इस स्टेटस को बचाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने इतने बड़े कदम उठाए हैं। क्या बेनिफिट होते हैं कोरल रीफ के? बहुत बड़े बेनिफिट होते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करें तो आप समझ सकते हो, जो वर्ल्ड की मेराइन स्पीसीज रहती है, जो भी वर्ल्ड की मेराइन स्पीसीज है, उसका जो आपका 1/4 है, यानी कि 25% ऑफ द मेराइन स्पीसीज वो आपका कोरल्स में रहती है। तो पहली बात तो ये कि बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फूड सोर्सेस। फूड सोर्सेस के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। टूरिज्म के रूप में मैंने आपको बताया। प्रोटेक्शन एंड मेडिसिन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं कोरल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं। थ्रेट क्या है? तो वही एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, कैसे कोस्टल डेवलपमेंट ह्यूमंस के द्वारा जो बड़ी तेजी से की जा रही हैं, अलोंग विथ डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड्स, जिसके कारण कोरल्स को नुकसान पहुंचता है। पॉल्यूशन, जो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज से निकल कर आती हैं कोरल्स या फिर ओशियन बॉडीज में गिरती हैं, तो इसके कारण कोरल स्ट्रेस में आ जाते हैं। एंड दूसरा जो आपका कारण है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सेल्स एंड कोरल्स। ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, आपको भी बताया, मैंने आपको बताया, मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एज वेल एज फूड सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन कभी कभी हो जाती है इनके शेल्स की एंड कोरल्स की फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल यूज, जिस कारण ये अपने आप को रिगेन नहीं कर पाते। और कोरल डिजीज भी प्रभावित करती है कोरल्स को, जैसे ब्लैक बैंड एंड व्हाइट बैंड। याद रखना है आपको प्रीलिम्स के लिए, ब्लैक बैंड एंड व्हाइट बैंड सीन इन न्यूज रिसेंटली क्या है? डिजीज दैट अफेक्ट्स द कोरल। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेडिमेंटेशन भी बढ़ती है। सेडिमेंटेशन जाहिर सी बात है, रिवर्स जो लेकर आती है सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं, तो उसके कारण भी कोरल की स्टेबिलिटी प्रभावित होती है। नेक्स्ट जो राइज इन सी सरफेस टेम्परेचर, ये तो सबसे बड़ा कारण आजकल बनता जा रहा है। सरफेस टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये जो कोरल्स है अपने आप को टॉलरेट नहीं कर पाती है, जिसके कारण ब्लीचिंग भी होती है।
नेक्स्ट इज योर स्टेट मस्ट डिसाइड ऑन शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स कोटा इन प्रमोशन। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बेसिकली आया है और काफ़ी सिग्निफिकेंट भी है और इसको डिटेल से समझेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो सिलेबस जानते हैं। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये आपका देख सकते हैं, मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शंस। तो जो जजमेंट आया है उसको समझने से पहले थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ही पता है कि शेड्यूल कास्ट हो या फिर शेड्यूल ट्राइब हो या फिर ओबीसीज हो, इनको रिजर्वेशन मिलता है एट द एंट्री लेवल इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लेकिन एक रिजर्वेशन की बात स्पेसिफिकली एसटी एंड एससी कम्युनिटीज को मिलती है, वो है आपका रिजर्वेशन इन प्रमोशन। रिजर्वेशन इन प्रमोशन यानी कि एक बार जब आप इंटर कर गए पब्लिक सर्विस में, उसके बाद आपका जब प्रमोशन होगा तो उसमें भी रिजर्वेशन कंसिडर किया जाएगा स्पेसिफिकली फॉर द एससी एंड एसटीज, ठीक है। तो इसी से एसोसिएटेड आपका ये इश्यू है, ठीक है। थोड़ा सा स्टोरी समझते हैं। 1992 में चलते हैं। 1992 में क्या हुआ था? तो फेमस मंडल केस या फिर इंदिरा शाहवनी केस आपने सुना भी होगा। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि रिजर्वेशन चलो एंट्री लेवल पर अलाउड है, अलाउ किए जाएंगे, लेकिन रिजर्वेशन इन प्रमोशन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। तो ये मामला यहां से निकला था। फिर 1995 में जो पार्लियामेंट है उन्होंने 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया और इसके तहत आर्टिकल 16 क्लॉज 4A ऐड किया जाने की बात की गई, सो दैट जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है वो एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड हो जाए। यानी कि एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे उसको कहीं ना कहीं न मानने की कोशिश में ये अमेंडमेंट की गई थी कि अगर फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया जाएगा तो फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन अलाउ हो जाएंगे। ये बात निकल कर आई थी 1995 में। उसके बाद ये इश्यू फिर आपका कोर्ट में जाएगा, जाहिर सी बात है। तो 2006 में आपका फेमस एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस निकल कर आता है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये जो आपका 77th अमेंडमेंट है उसको अपहोल्ड किया। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात कही गई कि स्टेट को अगर रिजर्वेशन इन प्रमोशन देना है तो उसको सर्टेन क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। सर्टेन क्राइटेरिया क्या है? 3 क्राइटेरिया की बात की गई थी। तो 3 क्राइटेरिया जो हम अभी बात करेंगे ये है आपका, ये 3 क्राइटेरिया आपका नागराज केस 2006 में निकल कर आया था कि भाई साहब 3 कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे अगर आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में प्रमोशन के ऊपर रिजर्वेशन देना है फॉर द एससीज एंड एसटीज। तो ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करो। पहली बात तो क्वांटिफाइबल डाटा कलेक्ट किया जाए जिसमें से ये पता चल सके कि जो एससी या एसटी कम्युनिटीज हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वो इनएडिक्वेट है, और अगर इनएडिक्वेट है तो फिर उनको रिजर्वेशन इन प्रमोशन दी जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखा जाए व्हाइल गिविंग द रिजर्वेशन इन प्रमोशन की ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मेंटेन रहे इन कंप्लायंस विद द आर्टिकल 335। तीसरी बात ये भी कही गई थी कि जो रिजर्वेशन है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए टू द 50% लिमिट। यानी कि अगर 100 सीट है इस पर रिजर्वेशन आना है तो जो मैक्सिमम रिजर्वेशन एलोकेट होगा वो 50 सीट्स पर ही होगा, 60 पर नहीं होगा, ठीक है, या 50 से ऊपर नहीं होगा। तो ये है आपका 50% सीलिंग लिमिट। तो ये बात निकल कर आती है। और उसके बाद आप देख सकते हो 2012 में सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करता है एक यूपी के जो सीनियरिटी रूल्स है जिसके तहत रिजर्वेशन इन प्रमोशन देने की बात की गई थी। और ये भी कहा गया था कि यूपी ने वाइल गिविंग द रिजर्वेशन जो आपका क्राइटेरिया है कि स्टडी एंड कलेक्ट क्वांटिफाइबल डाटा उसको सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया है, इसलिए स्ट्राइक डाउन कर दी गई थी।
तो यही ट्रेंड आपका लगातार चलती है और फिर आपका 2018 आता है, जहां पर 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा था कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन को इम्प्लीमेंट चलो किया जा सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत भी आपको क्रीमी लेयर एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे ओबीसी में आपको पता है जब भी फॉर्म भरा जाता है तो उसमें पूछा जाता है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, तो क्रीमी लेयर को फिर रिजर्वेशन के बेनिफिट जनरली नहीं मिलते हैं, नॉन क्रीमी लेयर को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन दी जाएंगी फॉर द SC ST, तो मेक श्योर कि जो आपका क्रीमी लेयर है उसको एक्सक्लूड किया जाए, ये बातें निकल कर आती है। और फिर 2019 में जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन उसको स्टे किया गया था, यानी कंटिन्यू कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और फिर 2019 में ही सेंटर फाइल करती है रिव्यू प्लिया, ठीक है, कि 7 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है इस मैटर को हियर करे। उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट के एक प्लिया को टर्न डाउन कर दिया है, जिसके तहत ये बातें कही गई थी कि जो कलेक्ट करना है क्वांटिफाइबल डाटा को बाय द सेंटर इन द स्टेट सो दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल को डिटरमाइन किया जा सके बिलोंगिंग टू SC एंड ST वाइल इम्प्लीमेंटिंग द रिजर्वेशन ऑफ प्रमोशन, वही मैंने जो अभी आपकी बात कही, तो इसको हटा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो डाटा है उसको कलेक्ट किए जाएंगे ईच कैडर के लिए इंडिविजुअल लेवल पर, नॉट कि पूरा इंटायर सर्विसेज के लिए या फिर टोटल स्टेट वाइज पॉपुलेशन ऑफ द 2 सोशली बैकवर्ड कैटेगरीज। कहने का मतलब यह है कि स्टेट जो है कलेक्ट करेंगी ये जो डाटा है स्टेट वाइज, ना कि यूनिफॉर्म लेवल पर कि एक ही बार कलेक्ट कर दिया गया, बिकॉज स्टेट के अपने चैलेंजेज होते हैं, स्टेट के अपने इश्यूज होते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट स्टेट ही कलेक्ट करे डाटा को। और आर्टिकल 16 क्लॉज 4A एम्पावर करता है स्टेट को कि वो प्रोविजन कर सकते हैं फॉर रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन टू SC ST एम्प्लॉय, अगर लगता है कि ये जो SC ST कम्युनिटीज है दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज, तो ये बात निकल कर आती है। तो होप ये जो इश्यू है आपने समझा होगा। और उसके बाद क्या आप देख सकते हो, जर्नैल सिंह वर्सेस एलन गुप्ता 2018 केस जो आया था, जो हमने डिस्कस किया, आई थिंक सो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि स्टेट को कोई जरूरत नहीं है टू कलेक्ट द क्वांटिफाइबल डाटा ऑन द बैकवर्डनेस ऑफ SC एंड ST, तो ये मैटर निकल कर आती है। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, ए कॉल फॉर इक्विटेबल हेल्थ फॉर ऑल। तो बेसिकली ये जो आपका जनवरी 30 है, यानी कि आप जो वीडियो आज देख रहे हो 30 जनवरी का ही ये वीडियो है, और 30 जनवरी को 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2021 में एवरी ईयर जो 30 जनवरी है उसको नेशनल बेसिकली नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के रूप में डिक्लेयर किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2021 में आपका जो 30 जनवरी है उसको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के रूप में डिक्लेयर किया गया था। और जो थीम इस बार की रखी गई है आप देख सकते हो, अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू इंड द नेग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिजीजेज। और ये भी कहा गया है कि हमें फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करना है टू स्ट्रेंथन द इंटरवेंशंस सो दैट इक्विटेबल हेल्थ सर्विसेज सभी के लिए मिल सके। और फर्स्ट वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डे ये आपका इनफॉर्मल रूप से वैसे तो 2020 में सेलिब्रेट किया था। क्या मतलब होता है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का? इसको आप सिंपल समझो कि ये डिजीज होते हैं, बेसिकली ये कम्युनिकेबल डिजीज ही हैं, और ये मार्जिनलाइज्ड एंड पुअर कम्युनिटीज के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं, खासकर डेवलपिंग रीजन्स में, डेवलपिंग कंट्रीज में लाइक अफ्रीका, एशिया एंड अमेरिकाज, और ये ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं। ठीक है, तो इस डिजीज को आसानी से कर्व किया जा सकता है, लेकिन जो आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इन डिजीज पर ज़्यादा फोकस नहीं करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई साहब अगर इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, दवाई बनाई जाएंगी, वैक्सीन बनाई जाएंगी, तो कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पाएगा, बिकॉज दीज आर पुअर
एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। एंड ये कहीं ना कहीं जो अफोर्ड है वो नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो पाएगी, इसलिए उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते फॉर डेवलपिंग द फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन एंड वैक्सीन। एंड ये जो आपका एंटीडीज हैं ये काउज होती हैं बाय वैरायटी ऑफ पैथोजेन, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो एंड पैरासाइटिक वॉर्म्स हो। क्या हो सकता है इम्पैक्ट? अगर बात करें नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज कंटिन्यूड रहती है तो आप समझ सकते हो, देख लो, मोर देन 1 बिलियन पीपल सफर फ्रॉम एटलीस्ट वन एनटीडी, यानी कि लगभग 100 करोड़ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे हैं जिनको मिनिमम 1 एनटीडी तो है ही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप ये देख लो, अप्रोक्स 2 लाख डेथ एंड 19 मिलियन डिसेबिलिटी देखने को मिल जाती है एनुअल लेवल पर। एंड डिसेबिलिटी, स्टिग्मेटाइजेशन, सोशल इंक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन, ये तब तो होता ही है, सोशल स्टिग्मा जिसको आप कहते हो, है ना। एंड स्टेप्स क्या लिए गए हैं टू एलिमिनेट द एंटीडीज? तो एक तो किगाली डिक्लेरेशन है ऑन द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, और प्रीलिम्स के लिए याद रखना है किगाली डिक्लेरेशन समटाइम्स सीन इज एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज, ओजोन या फिर वॉट, तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज से है। एंड नेक्स्ट इज योर एक्सेलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलोरोसिस, जो फ्री मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी है, जो इफेक्टिव फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है कि कैसे हमें एंटीडीज को एलिमिनेट करना है। और इंडिया ने, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि सर्टेन इन्फेक्शियस डिजीज जो एंटीटीज के अंतर्गत आ सकते हैं उसको एलिमिनेट किया, जैसे ग्यूनिया वॉर्म, ट्रेकोमा, योज, ये याद रखने प्रीलिम्स के लिए, ग्यूनिया वॉर्म, ट्रेकोमा, योज, भारत ने इसको एलिमिनेट कर दिया है। और एंटीटीज के अंतर्गत कितने डिजीज आते हैं? तो 20 मेडिकली डाइवर्स एंड कम्युनिकेबल डिजीज, ये याद रखना है। सो फ्रेंड्स, इसे स्टडी करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, क्लाइमेट एंड फूड प्राइस राइज, देयर इज अ लिंकेज बिटवीन दैट, एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ट्रिगरिंग अनप्रेसिडेंटेड फूड इन्फ्लेशन। तो जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट आजकल देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, उसके कारण आपका फूड इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है। तो आप समझ सकते हो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, एक्सट्रीम वेदर इवेंट और उसका इम्पैक्ट ऑन द फूड इन्फ्लेशन। तो ये लिंक आप समझ सकते हो। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो ये आपका इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज, फोरम एंड देयर स्ट्रक्चर यहाँ से निकल कर आएगी, बिकॉज ये जो आपका फूड प्राइस इंडेक्स है ये FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। और इन्होंने कहा है कि जो फूड प्राइसेस है एट द वर्ल्ड लेवल वो अप्रोक्स डिकेडल हाई हैं, यानी कि 10 सालों में ये जो आपका फूड प्राइस है सबसे हाई देखने को मिला है। और दिसंबर 2021 ये आपका 9th स्ट्रेट मंथ रहा है जहां पर डबल डिजिट परसेंटेज इंक्रीज इन द फूड प्राइसेस देखने को मिली है इन द इंडियाज होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो लगातार 9 मंथ से आपका डबल डिजिट परसेंटेज इंक्रीज देखने को मिल रहा है भारत के होलसेल प्राइस इंडेक्स में। और जो एनालिस्ट हैं इन्होंने कारण क्या बताए हैं इस राइजिंग फूड प्राइस के? तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बिकॉज एक्सट्रीम वेदर इवेंट के कारण जो आपका फूड है, यानी कि जो क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं अल्टीमेटली वो प्रभावित होता है और उसके कारण प्रोडक्शन में कमी आती है और उसके कारण आपका फूड प्राइस बढ़ जाएगा। और एक बात और आप देख सकते हो, पिछले 60 सालों में यानी कि इन द पास्ट 6 डिकेड्स 3 मेजर एपिसोड जहां पर आपके हाई फूड प्राइस ग्लोबल लेवल पर देखने को मिले हैं वो आ चुके हैं। एक तो 1970s में जहां पर हाई फूड प्राइसेस थी, 2007-8 का पीरियड एंड 2010-14 का पीरियड। एंड ये सारे के सारे जो मेजर एपिसोड हैं हाई फूड प्राइसेस के, उसका कारण क्या रहा? तो एक तो कारण रहा आपका वेदर शॉक्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट। उसके बाद आपका जो अदर फैक्टर रहा है जैसे ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी, ट्रेड पॉलिसी इंटरवेंशन जो डिफरेंट नेशंस अडॉप्ट करते हैं। अब जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, हाउ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट द फूड प्रोडक्शन। बिल्कुल इम्पैक्ट करता है। कैसे? तो लेट्स से कि क्लाइमेट
है और यहाँ पर आपका एक क्रॉप ग्रो होता था जो उस क्लाइमेट के लिए सुटेबल था। क्लाइमेट चेंज हुई, जैसे टेम्परेचर ही बढ़ गया, तो यहाँ पर जो क्लाइमेट सुटेबल थी वो क्रॉप कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रेसफुल महसूस करेंगी और हो सकता है यहाँ पर वेरियस डिजीज भी अटैक कर दे इन क्रॉप्स के ऊपर और इसके कारण इसकी प्रोडक्शन डिक्लाइन कर जाए। तो कहने का मतलब ये कि क्लाइमेट चेंज कैन रिजल्ट इन साइमल्टेनियस फेल्यूर ऑफ मेजर क्रॉप्स लाइक व्हीट, मेज, सोयाबीन। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि धीरे धीरे हीट एंड रेनफॉल दोनों बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण जो लैंड डिग्रेडेशन है वो भी बढ़ता जा रहा है और इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट सॉइल के ऊपर है। सॉइल बिकम्स लेस प्रोडक्टिव एंड जब सॉइल ही लेस प्रोडक्टिव तो क्रॉप यील्ड भी लेस प्रोडक्टिव ही होगा। एंड अलोंग विथ राइजिंग सी लेवल, जिसके कारण जो साल्ट वाटर है वो क्रॉप लैंड की तरफ ज़्यादा इंटर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका लैंड मास है, कोस्टल लैंड मास, अब यहाँ पर खेती होती है, अब सी लेवल जैसे जैसे राइज हो रहे हैं तो ये पानी इधर आएगा और यहाँ पर भी सैलिनिटी बना देगा। तो यही बात कही जा रही है, राइजिंग सी लेवल लेड टू द इंक्रीजिंग साल्ट वाटर इंट्रूजन एंड इसके कारण परमानेंटली हो सकता है क्रॉप लैंड फ्लड हो जाए, यानी कि यहाँ पर पूरा पानी आ जाए। एंड भारत के द्वारा क्या स्टेप ली गई है, तो वी हैव द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसके तहत आपका ये मिशन चलाई जा रही है। दूसरा है नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, और सजेशन भी दी जाती है कि भाई साहब एडिक्वेट फंडिंग करो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सो दैट मोर एंड मोर रेजिलेंट क्रॉप बनाई जा सके, सो दैट क्लाइमेट चेंज आए तो उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके ऑन द फूड एंड द क्रॉप्स। नेक्स्ट इज योर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करो, नेचुरल रिसोर्स रिजनरेशन करो इन द डिग्रेडेड रीजन। So friends, we have discussed all the 6 articles. Hope you understood. Thank you friends. Thank you very much for today's discussion.